अस्सलाम वालेकुम। यार एक भी ऐसी नहीं चल रहा। नहीं, सर्दी तो आ गई है लेकिन सफोकेशन हो जाती है यार। ये हो गया। सवाल मैंने दिए थे दुरूद शरीफ पढ़ो। एक सवाल मैंने खुद लिखवाया था और उसका डाटा बताएं। कॉस्ट कितनी थी? 240। पहले साल में आरबी है नहीं। 240,000 के लिए लाइफ कितनी? और पहले साल में 1100। 44। फिर उसके बाद दूसरे साल में 48,000 और कैपेक्स तीसरे साल के शुरू में तो बाकी रह गया था फिर 196 और इधर 1। आप इसमें किया कैपेक्स कितना? ये बन गया 172 और तीसरे साल की डेप्रिसिएशन 172। अब इसके पास कितनी जिंदगी रह गई है? 4000। मैंने कहा था रिवाइज्ड टू 4000 और तीसरे साल में इस्तेमाल हुए 750 डबल 2। जिन्होंने भी किया, अच्छा किन्होंने किया? वाह शाबाश, जबरदस्त है। और सही हो गया सबसे सारे? कमाल हो गया यार। चलें, जबरदस्त। चलें, जिनसे नहीं हुआ बताएं इसमें क्या पूछना है। चलो भाई आ गए सारे। सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब बाकी मैंने 2 पॉइंट्स क्या लिखे हुए थे? रिवैल्यूएशन और इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट पढ़ाऊंगा IAS 36 में आके और रिवैल्यूएशन कुछ क्लासेस के बाद। एस्टीमेट चेंज हो गया, सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अच्छा, इसमें ना ये सवाल करने में काम आएगा। ये कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है, सवाल करने में काम आएगा कि अगर हमें लेट से 6-7 साल की बाद की बुक वैल्यू निकालनी है तो क्या वो 6 डेप्रिसिएशन माइनस करके ही बुक वैल्यू तक पहुंचेंगे या एक फार्मूले से भी पहुंच सकते हैं? तो उसको मैं शॉर्टकट कह रहा हूं, ये आपको कैलकुलेशंस में हेल्प मिलेगी इसकी। स्ट्रेट लाइन मेथड है और एक पॉइंट ऑफ टाइम की बुक वैल्यू तक पहुंचना हो तो कैसे पहुंचे? मतलब 4 साल गुजर गए हैं, 4 साल बाद की बुक वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। हाँ जी, बुक वैल्यू तक कैसे पहुंचूं? कॉस्ट में से माइनस कर दूं। डेप्रिसिएशन कितने हिस्से की? 4 साल की। कैसे कैसे निकालूं? 1 साल निकाल बाकी। हाँ, एनुअल डेप्रिसिएशन जैसे निकालते हैं इनटू जितना पीरियड गुजर चुका है। ठीक है, चार साल गुजर गए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें। और ये क्या चीज होगी? ये तो मैंने कहा ना बुक वैल्यू निकालनी। ये क्या चीज होगी? ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी। तो हम किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम, शॉर्टकट से मेरी मुराद ये है कि हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जंप करके कोई वैल्यू निकालना चाहें
तो स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो हम इस तरह निकाल सकते हैं। सवाल लिखें इसके लिए। कॉस्ट है 300,000, 3 लाख। आरवी 20,000, यूजफुल लाइफ 7 years, स्ट्रेट लाइन मेथड है। एसेट की नेट बुक वैल्यू बता दें एट एंड ऑफ ईयर 4। ईयर 4 के एंड पे एसेट की बुक वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, ठीक है 140,000, क्योंकि 1 साल की डेप्शन होगी 40,000, 4 साल की होगी 160, तो 3 लाख माइनस 160। ठीक है, और लिखें। कॉस्ट ऑफ एसेट 360,000, 3,60,000। यूजफुल लाइफ 6 years, और अच्छा ये जो भी पिछला सवाल किया ना, ये कॉस्ट 3 लाख थी और 1 साल की डेप्शन कितनी? 40,000। कैसे? 3 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 7, ये एनुअल डेप्शन आ गई। हो सकता है कि आपको सवाल में कोई लेट से कोई एमसीक्यू बन जाए कि यानी आरवी हो और आपसे कहा जाए कि डेप्रिसिएशन रेट निकालें जो कॉस्ट पे लग सके, यानी यही डाटा है, यही डाटा, और कहा है ऐसा डेप्रिसिएशन रेट बताएं जो कॉस्ट पे अप्लाई हो, और कॉस्ट पे अप्लाई हो और आंसर 40,000 है। कैसे निकालें? मैंने आपको 1 बाय यूजफुल लाइफ तब बताया था जब मैंने कहा था आरवी ना हो तो आरवी है। हो सकता है सवाल वाला कहेगा आप बताएं डेप्रिसिएशन रेट बेस्ड ऑन कॉस्ट। स्ट्रेट लाइन मेथड। आरवी सवाल में है और आंसर 40,000 1 साल का डेप्शन है। अब सवाल में एक एमसीक्यू आ जाता है कि अब आप ऐसा करें कि आप एक ऐसा रेट कैलकुलेट कर दें कि आइंदा वो हम रेट कॉस्ट पे ही लगा लिया करें, दफा करें आरवी को कॉस्ट पे ही लगा लिया करें तो 40,000 आंसर आ जाया करें। तो क्या करें?
बिल्कुल ठीक है। देखें ऐसा क्या रेट हो कि 3 लाख पे लगे कि 40,000 आ जाए, 40 डिवाइड बाय 3 लाख करके रेट निकाल लें। अगर हम इसको रेट निकाल लें 40,000, इसका कितने परसेंट है, कितना परसेंट है, 13 मैंने आपको जब डेप्रिसिएशन रेट बताया था ना 1/, यूजफुल लाइफ, तो मैंने साथ ये कहा था कि ये सिर्फ तब है अगर आरवी 0 है। तो हो सकता है एमसीक्यू बन जाए, वैसे तो स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन 40,000 निकल ही काफी है, ये ठीक है। हो सकता है कि एमसीक्यू बन जाए कि आप बताएं कि कोई ऐसा डेप्रिसिएशन परसेंटेज रेट निकाल दें कि वो कॉस्ट पे ही लगाए और ये आंसर आ जाया करे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पहले आप डेप्रिसिएशन देखें बनती कितनी है, फिर उसको कॉस्ट से डिवाइड करके परसेंटेज रेट निकाल लें, ये कहलाएगा कि ये डेप्रिसिएशन परसेंटेज ऑफ कॉस्ट है। और मैंने आपको एक दफा का जिक्र है, जब स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा रहा था तो कहा था कि अगर आपको डेप्रिसिएशन रेट ऑन कॉस्ट कह के दिया हुआ है तो फिर वो किस पे मल्टीप्लाई करना है, फिर वो कॉस्ट पे करना है। तो हो सकता है एमसीक्यू में कोई ऐसा टेस्ट हो जाए कि जिसमें आरवी हो और आपको ऐसा रेट निकालने को कहा जाए कि वो ऑन कॉस्ट अप्लाई होना है, तो फिर वो ऐसे निकलेगा। कैसे निकलेगा, ऐसे कैसे, पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लें, उसके बाद फिर उसको कॉस्ट पे डिवाइड करके रेट बनाएं। तो एमसीक्यू में टेस्ट हो सकती है ऐसी चीज। ये कल वो एक बच्चे ने पूछा था तो मैंने कहा चल सबको बता देता हूं। वो जो 1/, यूजफुल लाइफ वाली बात थी वो सिर्फ तब थी अगर आरवी ना हो तो। हाँ, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात हुई है। ये मैंने आपको ऐसी एक एमसीक्यू के लिए बात बताई है कि हो सकता है इस तरह का कोई एमसीक्यू। अच्छा जी, इसके लिए मैं आपको बता रहा था, क्या बता दिया, कॉस्ट 360, यूजफुल लाइफ 6 साल, डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 2017, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है, 1 अप्रैल पता नहीं क्या 17, 1 अप्रैल 17, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। एसेट वाज सोल्ड ऑन 30th September 2020। बेशक खरीद के उसकी लाइफ 6 साल ही सोची थी, लेकिन समहाउ बेचना पड़ गया तो उसको फिर बेच दिया 30 सितंबर 2020 को। आपसे रिक्वायर्ड है कि जब बेचा उस वक्त इसकी बुक वैल्यू क्या है, नेट बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल बताएं। जी स्ट्रेट लाइन, अभी स्ट्रेट लाइन ही करा रहा हूं, स्ट्रेट लाइन।
हाँ जी 150 कॉस्ट कितनी 360 एक साल की डेप्रिसिएशन 60,000 कितना अर्सा गुजर गया। अगर आप इसको मंथ्स गिनना चाहें वो भी बिल्कुल ठीक है। कितने मंथ्स हो गए 42 लेकिन ये तो साल की है। ये ले ये क्या बना ये क्या हो गया एक महीना कितने महीने गुजर गए ऐसे कर ले। अगर ऐसे नहीं करना तो 3.5 साल गुजर गए हैं तो 60,000 इंटू 3.5 क्योंकि 1 अप्रैल को खरीदा था और 30 सितंबर को बेचा है तो 3.5 साल बनते हैं। तो 3.5 साल कर लें या महीने गिन लें, लेकिन जब महीने कर रहे हो तो नीचे बाय 12 नहीं करना भूलना। ये स्ट्रेट लाइन कि इसमें हम एक पॉइंट ऑफ टाइम तक की बुक वैल्यू या ये क्या चीज है एक्यूमुलेटेड डिडक्शन। तो अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम तक की एक्यूमुलेटेड निकालनी हो या बुक वैल्यू निकालनी हो तो ये उसका एक शॉर्टकट है कि एक फार्मूले से पहुंच जाएंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या थोड़ा सा कितना थोड़ा सा क्या नहीं समझ आया इसमें। इससे पहले जो कर रहा था लेट आया ना क्लास। हाँ ये मैंने ये समझाया है और इसके सवाल करवाया है। ये एक साल की डिडक्शन है बाय 12 करेंगे तो एक महीने की आ जाएगी और जब से खरीदा है जब तक बेचा है टोटल गिनो तो 42 महीने बनते हैं तो 42 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन यही है रिड्यूसिंग बैलेंस। अच्छा अकाउंटिंग ईयर से फर्क नहीं पड़ा कोई। मैंने अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर बताया था क्या फर्क पड़ा। हाँ नहीं इस आंसर में क्या फर्क पड़ा। हाँ मैंने पूछा है कि अकाउंटिंग ईयर मैंने कहा जनवरी से दिसंबर तो उसका क्या इस्तेमाल हुआ। हमने 42 इस्तेमाल कर लिया 3.5 इस्तेमाल कर लिया। अकाउंटिंग ईयर जो बताया उसका क्या इस्तेमाल हुआ। अगर आप अकाउंटिंग ईयर ना देखें तो 1 अप्रैल 17 से लेके 30 सितंबर 20 तक कितने महीने बनते हैं। वो तो वैसे भी गिन के बना लेंगे। अकाउंटिंग ईयर से क्या फर्क पड़ा है। वो तो कर रहे हैं। इसका आंसर क्या है 1। इस 150,000 कैलकुलेट करने के लिए मैं ना बताता अकाउंटिंग ईयर तो क्या तब भी ऐसे ही करना था ना। तो स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट ऑफ टाइम तक की रिडक्शन या बुक वैल्यू निकालने में अकाउंटिंग ईयर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हर ईयर बराबर है इसलिए स्ट्रेट लाइन में फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने यहां कहीं अकाउंटिंग ईयर का लिफ्ट नहीं कराई। रिड्यूसिंग में शदीद फर्क पड़ेगा उसमें अकाउंटिंग ईयर का बहुत फर्क पड़ेगा वो भी सवाल में देखते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में अच्छा मैं पढ़ा क्या रहा हूं क्या कर रहे हैं हम ये किस बात के शॉर्टकट हमें फॉर सम रीजंस जिसमें एस्टीमेट चेंज भी इवन के शामिल है डिस्पोजल पढ़ाने लगा हूं भी वो एक्सचेंज है वो भी शामिल है। कई चीजों की वजह से हमें हो सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम की बुक वैल्यू निकालनी पड़े और अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम 12 साल गुजरने के बाद है तो क्या हम फिर 12 डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करें फिर माइनस करते करते वहां तक पहुंचे। नहीं एक फार्मूले से भी पहुंच सकते हैं। ये बता रहा हूं ये सवाल यानी ये कोई I-16 की चीज नहीं है ऐसे कि I-16 में ये फार्मूला लिखा हुआ है। मैं तो आपको वैसे सवालों के लिए शॉर्टकट बता रहा हूं कि अगर हमें किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस चाहिए हुआ तो क्या हम पहले सारा टी अकाउंट बनाएं 6-7 साल टी अकाउंट क्लोज करें क्या फिर ही बैलेंस जान सकेंगे या एक फार्मूले से भी जान लेंगे। ये बता रहा हूं बात। जैसे अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और ये देखना है कि एसेट 15 साल पुराना है अब बताएं उसकी बुक वैल्यू कितनी है तो क्या 15 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें फिर माइनस करें फिर बुक वैल्यू तक पहुंचे करना पड़ेगा ना ऐसा। तो शॉर्टकट बताने का मकसद ये है कि एक फार्मूले से आप डायरेक्टली बुक वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। ये बता रहा हूं मैं आपको अभी है शॉर्टकट। हाँ जी कोई हाथ उठाता है इधर नहीं
रिड्यूसिंग बैलेंस बताता हूं। मैंने भी अकाउंटिंग ईयर की बात ये की थी कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है और हम एक टाइम पीरियड के बाद डायरेक्टली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बुक वैल्यू या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना चाहते हैं तो जरूरी है कि अकाउंटिंग ईयर भी बताया हो या उसके बगैर भी कर सकते हैं। ये बता रहा था कि स्ट्रेट लाइन में हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम तक पहुंचने के लिए कोई मजबूरी नहीं है अकाउंटिंग ईयर जानना, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस में जरूरी है। चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जरूरी है इसलिए फिर फर्क हो जाएगा कि फुल ईयर बेसिस पे चार्ज होती है या टाइम प्रोपोर्शनेट पे चार्ज होती है। शॉर्टकट फर्क पड़ जाएगा। घर में क्या पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़े, क्यों लगा रहे हैं शॉर्टकट, क्या करना चाह रहे हैं हम? ठीक है, शाबाश। तो हमें ये काम अभी जो मैं डिस्पोजल सिखाऊंगा आज उसमें भी जरूरत पड़ेगी, एक्सचेंज में जरूरत पड़ेगी, रिवैल्यूएशन में जरूरत पड़ जाएगी। सवालों को करते हुए जरूरत पड़ सकती है जानने की कि एक पॉइंट ऑफ टाइम की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, बुक वैल्यू क्या है। तो उसके लिए शॉर्टकट बता रहा हूं। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो मैंने आपको ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का जो फार्मूला डराइव करके दिया था वो मैंने डराइव यहां से करके दिया था कि अगर कॉस्ट को इस रेट पे डेप्रिशिएट करना शुरू करें तो अगर पावर में पूरी यूजफुल लाइफ रख देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, और अगर पूरी बुक वैल्यू नहीं रख रहे, कोई भी जितना टाइम गुजर चुका है वो रख रहे हैं, तो फिर उस टाइम के बाद की बुक वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझ आई? अगर एसेट की कॉस्ट 500 है और डेप्रिसिएशन का रेट 5 लाख, डेप्रिसिएशन का रेट 20% है, ईयर 3 की नेट बुक वैल्यू अगर चाहिए हो तो एक काम तो ये है ना कि 5 लाख से शुरू करें। पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी, इसका 20%, 1 लाख, 4 रह गया। फिर दूसरे साल की इस पे 20% लगाएं, 80,000, फिर रह गया 3 20, फिर तीसरे साल की 64, फिर इस पे लगा, फिर क्या रह गया 256। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस सब के बगैर डायरेक्टली इस तक पहुंचना हो तो इस फार्मूले से पहुंच सकते हैं। कैसे? 5 लाख 1 माइनस 20% पावर 3 करके देख लें, ये आएगा। तो अगर हम किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम की बुक वैल्यू तक पहुंचना चाहें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो ये एक फार्मूले से यहां तक पहुंच जाएंगे, बजाय इसके कि हर साल की रेफरेंस निकाल के माइनस करें। और इस फार्मूले में n क्या हुआ, हम जितने पीरियड के बाद की बुक वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, यानी जितना पीरियड गुजर चुका हुआ है। अगर यहां पूरी यूजफुल लाइफ रख दी तो क्या होगा, फिर आरवी आ जाएगी। लेकिन अगर हम देखना चाह रहे हैं कि अच्छा अगर 4 साल गुजरे होंगे तो क्या होगा, तो पावर 4 रख के देख लें। यहां पर पावर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम की यानी कुछ अरसा गुजरने के बाद की बुक वैल्यू निकालनी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फुल ईयर बेसिस, तो आप वो अरसा यहां पावर में रखें, उस अरसे के बाद की बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? आम हालात में, आम हालात से क्या मुराद है? डिपेंड करता है ना। अगर उस सवाल के अंदर आपसे पूछा हुआ है कि ईयर 4 की डेप्रिसिएशन बताएं, तो आप डायरेक्टली जंप करके यहां तक पहुंचे और उस पर रेट लगा दें। हाँ, ये शॉर्टकट इसी को कहते हैं ना। हाँ जी, नहीं, अगर आपसे कहा है कि 1 2 3 4 सब की डेप्रिसिएशन बताएं, हाँ, अब डिस्पोजल एक्सचेंज वगैरह के सवालों में ना हम ऐसे करेंगे कि हमें एक एसेट की जिसको 3-4 साल हो चुके हुए होंगे उसकी बुक वैल्यू तक पहुंचना होगा, तो हम इतना टाइम इस पे नहीं लगाएंगे, एक फार्मूला लगाएंगे और बुक वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। नहीं तो भी यहां तक पहुंचे और इस पे डेप्रिसिएशन रेट लगा दें। वो हालात आएंगे ना, वो हालात आएंगे तो पता लग जाएगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ टूल्स बता रहा हूं ना, अब जहां जहां जिन जिन सवालों में इसकी जरूरत पड़ेगी फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखा वो इसलिए सीखा था, ये फायदा है उसका।
यानी आपको सवाल वाला ये नहीं कहेगा कि शॉर्टकट लगा के आंसर बताएं, वो तो हम सवालों पे देखेंगे कि कब हमें इस टाइम बचाते हुए ये जरूरत पड़ सकती है, वो फिर जब इसका इस्तेमाल करूंगा तो बात समझ आएगी। जब जिन सवालों में आएंगे ना और ये इससे हमें फायदा मिल रहा होगा, फिर आगे बात करेंगे कि इसमें क्या बचत हुई और क्या नुकसान हुआ। जी नहीं, फुल ईयर में पॉइंट्स नहीं है, इसीलिए तो कह रहा हूं कि फुल ईयर में और टाइम प्रोपोर्शनेट में फर्क पड़ेगा, इसलिए पॉइंट्स में नहीं लाने ईयर्स पॉइंट्स में नहीं लाने। फुल ईयर में तो पूरे साल की डेप्शन ही चार्ज होती है ना, तो इसलिए मैंने इसको फुल ईयर कह के बताया। टाइम प्रोपोर्शनेट हुआ तो अभी इसको डिफरेंट कर दूंगा। जी एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसके अलावा हमने I-16 में रिवैल्यूएशन पढ़नी है, एसेट स्केड्यूल बनाने हैं, तो उनमें इतनी सारी कैलकुलेशंस होती हैं, 4-5 तरह के एसेट्स होते हैं, तो हम हर एक पे इस तरह की कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो टाइम लगेगा, तो उन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के अंदर ये हेल्प मिलेगी, इसलिए पहले सिखा रहा हूं। क्या जी? हाँ जी अच्छा, पॉज करिए। तो यहां पर मैंने कहा कि 250 तक हम डायरेक्टली कैसे पहुंच जाएं। 5 लाख 1 माइनस इसको मैं 80% कह लूं, 1 माइनस 20%। अच्छा 1 माइनस 0.2 है ना ये, तो इसको 0.8 कह लूं, कोई बुरा तो नहीं लगा किसी को। और पावर 3 क्या जी? तो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं ना, इसलिए तो मैं बता रहा हूं कि इसको ऐसे लिखें, इसको ऐसे लिखेंगे। अगर आप ऐसे लिखना है लिख लें बेशक, लेकिन सीखने का मरहला आगे भी तो बढ़ाए ना। ये 0.8 यानी 1 माइनस 0.2, 80% 0.8, 80% 0.8 एक ही बात है। अच्छा इस फार्मूले को थोड़ा सा लॉजिकली भी समझें। इसमें से इसका 20% माइनस किया तो जो बाकी बचा वो इसका 80% रह गया ना, यानी 5 लाख। अच्छा इस फार्मूले पे बिल्कुल चलें, बिल्कुल चलें। ये तो जो थोड़ा सा और गहरा सोच सकता है मैं उसको बता रहा हूं, ना समझ आए कोई बात नहीं, ये फार्मूला इस्तेमाल करें। ये अभी तक जो किया इसका आंसर क्या चीज बन गई? ये जो अभी इस वक्त लिखा है सामने, इसका आंसर क्या होगा? हाँ तो ये क्या चीज बन गई? नेट बुक वैल्यू, पहले साल की बुक वैल्यू। देखें 5 लाख में से पहले साल 5 लाख का 20% माइनस किया तो 5 लाख का 80% बच गया ना। तो ये अभी इस वक्त जिस शक्ल में लिखा हुआ है ये पहले साल की बुक वैल्यू होगी। अच्छा अब दूसरे साल इस पे रेट लगेगा या 5 लाख पे लगेगा? इस पे रेट लगेगा। ये क्या होगा? ये अब दूसरे साल की बुक वैल्यू हो गई। तीसरे साल किस पे रेट लगेगा? ये क्या चीज बन गई? तो अब ये जब 3 दफा आ रहा है तो उसको क्यूब कर लिया, तो ये इस तरह से बाकी बचता रहता जा रहा है, वही तो बुक वैल्यू होती है। तो ये असल में ये वाली चीज हुई है। अगर क्या जी किधर है, कौन है, कहां है? तीसरी बार क्या? दूसरी बार इस पूरे पे क्यों लगा था? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, तो उसमें रेट किस पे लगना है? कॉस्ट पे या बाकी बची बुक वैल्यू पे? तो पहले साल इस पे लगना था, इसका 20 इसमें से माइनस किया तो इसका 80 बाकी बच गया। ये अब इस पे जब 20 लगेगा तो ये किसका 80 होगा? ये किसका 80 होगा? 4 लाख का ना। तो ये 4 लाख, उस 4 लाख का 0.8 320 का 0.8 256। नहीं समझ आई तो दफा करें, ये फार्मूला है लगाएं। अगर प्रो रेटा बेसिस हो, प्रो रेटा, टाइम प्रोपोर्शनेट, मंथली, ये एक ही बात है। प्रो रेटा, टाइम प्रोपोर्शनेट, मंथली बेसिस। डेप्रिसिएशन जो चार्ज करने का तरीका बताया था ना, तो प्रो रेटा, टाइम प्रोपोर्शनेट, मंथली एक ही बात है जी। प्रो रेटा
अच्छा, इसमें जो फार्मूला है वो ऐसा फार्मूला नहीं है, वो मुझे समझा के ही बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको इस तरह तोड़ के बता रहा था। ये मैं आपको एक सवाल के साथ बताता हूं, ये एक सवाल के साथ बताता हूं। कॉस्ट 4 लाख है, डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 16 है, और फाइनली एसेट को बेच दिया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जिस एसेट की भी हम पे शॉर्टकट लगा रहे हैं वो बेचा ही हो। चूंकि मैंने अभी पढ़ाना डिस्पोजल है, इसलिए मैं बार बार डिस्पोजल की मिसाल ले रहा हूँ। अब यहाँ पे तो नहीं बेचा था एसेट, ये तो मैंने वैसे ही 3 साल गुजरने के बाद की बुक वैल्यू पूछी थी, लेकिन यहाँ चलें बेच देते हैं। डेप्रिसिएशन रेट 24% है, और अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। डिस्पोजल डेट की बुक वैल्यू मुझसे रिक्वायर्ड है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कब होती है? साल के एंड पे। कौन सा साल? एसेट की जिंदगी का एक साल? नहीं, अकाउंटिंग ईयर है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में चूंकि रेट लग के जो बाकी बुक वैल्यू आएगी अगली दफा उस पर रेट लगेगा, इसलिए इसकी कैलकुलेशन में अकाउंटिंग ईयर बहुत मैटर करेगा। इस मिसाल में पहला अकाउंटिंग ईयर कब एंड होगा? 31/12/16। 4 लाख लेकिन 24% पूरे साल का तो नहीं लगा होगा। पहले साल कितने महीने का लगेगा? पहले अकाउंटिंग ईयर में पूरे साल का नहीं लगेगा 24%, 6 महीने का लगेगा। तो ये देखें 6 महीने का लगा लिया। ये चीज क्या बन जाएगी? पहले साल यानी 31 दिसंबर 16 की बुक वैल्यू। अच्छा, ये चीज क्या होती है? पहले साल की डेप्शन। जब ये कर लेते हैं ना तो फिर बाकी बचा बच जाता है। ये डेप्रिसिएशन है, ये कर लिया तो फिर ये बाकी बचा हो गया, क्योंकि ये जो है ना वो असल में ये है। कॉस्ट में से पहले साल की डेप्शन माइनस की तो बाकी क्या बच गया? तो ये 4 लाख कॉमन ले ले तो ये। तो जब हम इसमें 1 माइनस कर रहे हैं ना तो इसका मतलब ये बुक वैल्यू बच रही है। ठीक है साथ? yes, sir. क्या था? 4 लाख। फर्स्ट जुलाई 16 था। ये अभी क्या बनी है चीज? 31 दिसंबर 16 तक पहुंच गए। अब कितने अकाउंटिंग ईयर पूरे पूरे गुजरेंगे? 17, 18, 19, 20। तो चूंकि वो पूरे पूरे गुजरेंगे, ये क्या किया? 0.76 क्या? 4 पावर 4 नहीं पूछ रहा, 0.76 पूछ रहा हूँ। 1 - 20, ये 0.76 4 दफा पावर कर ली तो 17, 18, 19, 20। अब ये कहां तक हम पहुंच गए? 31 दिसंबर 20 तक पहुंच गए। आगे कितना और करना है? 5 महीने। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में शॉर्टकट लगाते हुए अकाउंटिंग ईयर मैटर करेगा। तो इसलिए अगर अकाउंटिंग ईयर में कुछ महीने कम ज्यादा हो रहे हैं तो वो एक अलहदा ब्रैकेट की शक्ल में लाने पड़ेंगे, और जो बीच में पूरे पूरे अकाउंटिंग ईयर्स हैं वो पावर की शक्ल में आ जाएंगे।
कुछ स्मेल अजीब सी मुझे लग रही है। कुछ स्मेल है अजीब सी, इंसानों वाली नहीं है। कोई जलने की स्मेल है या कोई गैस लीक होने की, जो एसी वगैरह मुझे फील हो रही है। इसका आंसर क्या बना? 105691। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में इस तरह का शॉर्टकट लगा के फिर क्या हम क्यूमुलेटिव डेप्शन भी ढूंढ सकते हैं? हाँ, कैसे? कॉस्ट में से ये माइनस कर दें, कॉस्ट में से ये माइनस कर दें तो बाकी एक्यूमुलेटेड बच जाएगी। हाँ जी 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 बिल्कुल, आप ना करें इस तरह। ये ले, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता है कि पहले ये मल्टीप्लाई होना है, बाद में माइनस होना है। ये माइनस करने के बाद 6/12 नहीं हो रहा, 24% इंटू 6/12, फिर जो चीज आ रही है वो 1 में से माइनस हो रही है। पहले मल्टीप्लाई होगा, बाद में माइनस लगेगा। यही तो बता, आप 0.76 बना ही तब रहे हैं जब आप इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पहले इसको सॉल्व करके 0.76 बना दें, उसके बाद 6/12 कर लें। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले 24% 6/12 होगा, यानी 12%, फिर 1 में से माइनस होगा, यानी 0.88। तो इसलिए मैंने उसको 0.88 लिखने की बजाय ऐसे लिख दिया। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले भी, ये 1 माइनस 24% करके जो आंसर आएगा उसको 6/12 नहीं करना, पहले 24% इंटू 6/12 होगा, फिर जो चीज बचेगी जो कि 0.12 बचेगा वो 1 में से माइनस करना है। और आप ये परेशानी ना लें, आप ये सारा कुछ कैलकुलेटर के ऊपर लिखें, वो समझदार है, वो इसको पहले सॉल्व करेगा। रिड्यूसिंग बैलेंस, चलें रिड्यूसिंग का सवाल लिखें। कॉस्ट है 3 लाख। अच्छा, जिन्होंने इंट्रो पढ़ी हुई है, मतलब पढ़ी हुई है, ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है इंट्रो में या? वैसे अभी तक जितना नॉलेज आई अभी तक इंट्रो ही चल रहा है ना? है? बोर होते हैं क्लास में? सवाल लिखें, सवाल। कॉस्ट बताइए मैंने 3 लाख। डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन रेट 18%, 18%। अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून, अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून। डेट ऑफ परचेज है जी 1 नवंबर 2016 और बेच दिया है 30th अप्रैल 2020। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, डिस्पोजल डेट की बुक वैल्यू बता दें, अगर फुल ईयर चार्ज होती है तो भी, और अगर टाइम प्रोपोर्शनेट होती है तो भी। यानी एक फुल ईयर से बता दें, दोबारा सुन ले, मैंने आपको कॉस्ट बता दी, डेप्रिसिएशन रेट बता दिया, खरीदना बेचना बता दिया, अकाउंटिंग ईयर बता दिया। अब मैंने पूछा यह है कि डिस्पोजल डेट की नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट कर दें इफ, 2 नुक्ते, पहला सिनेरियो ए, पार्ट ए, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फुल ईयर बेसिस, और बी, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन प्रो रेटा बेसिस। अभी भी नहीं समझ आ रही, खुद रजिस्टर पे लिख दूं आगे क्या? मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं,
अगर फुल ईयर बेसिस होती है तो कर दें कैलकुलेट, और अगर बिजनेस प्रोरेटा बेसिस करता है तो कर दें कैलकुलेट। हाँ जी, यस सर। कॉस्ट और फुल ईयर बेसिस अगर होगा तो 1 नवंबर 16 को खरीदा था, 30 जून 17 पूरा साल, 30 जून 18, 30 जून 19 और 20 में तो बेच दिया, मतलब 3 साल। क्योंकि फुल ईयर बेसिस है ना, 2020 में तो नहीं होगी चार्ज, तो 17, 18, 19 16541 आप कर भी रहे हो नहीं सच्ची? ये ठीक किया मैंने, तो इससे क्यों नहीं किया? दूसरा मेथड कौन सा? फुल ईयर नहीं किया था अभी, वो भी करना था ना यार। चलो मैंने किया, मुझे बता दो सही किया कि नहीं किया। कैसे 3? कैसे 3 गिनो, कैसे गिने 3? किस तरह बनते हैं 3? 1 नवंबर 16 को खरीदा था ना, तो पहला ईयर एंड आया होगा 30 जून 17,
पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, 30 जून 18 पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, 30 जून 19 पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो 30 जून 20 से तो पहले बेच दिया, इसलिए 3। और अगर प्रोरेटा है तो पहले अकाउंटिंग ईयर में कितने महीने हैं? तो 3 लाख कितने महीने? 8 महीनों पे कोई इख्तलाफ डर आता है आपको। फिर इसके बाद 18 पूरा 19 पूरा 2 साल पूरे। नहीं 17 तो ये हो गया ना। 1 नवंबर 16 से 30 जून 17 तक तो हो गया ना ये। अब उसके बाद 30 जून 18 30 जून 19 ये 2 साल हो गए। और 2020 में कितने महीने? 10 के 9 10 1587 चलें, ये हो गया रिड्यूसिंग बैलेंस। और आर्क मेथड और यूनिट्स मेथड में सेम तरीका ही होगा, बस आर्स की जगह यूनिट्स हो जाएंगे। इसमें एक पॉइंट ऑफ टाइम तक पहुंचना है, तो नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड कैसे निकलेगी? कॉस्ट माइनस आरवी ओवर लाइफ। या तो ये आर्स में होगी अगर आर्स मेथड है तो, या फिर यूनिट्स मेथड है तो यूनिट्स में होगी। इसका आंसर क्या बन गया? 1 यूनिट या 1 आर की डेप्रिसिएशन, और आज तक की निकालनी है तो इनटू आज तक कितने आर्स इस्तेमाल हो सके, इनटू आर्स या यूनिट्स टू डेट। ये पोर्शन क्या होगा? ये सारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू। ये हो गया जी बुक वैल्यू तक पहुंचने के शॉर्टकट। अब एसेट को एस्टीमेट चेंज भी कर लिया, कैपेक्स भी लगा लिया, चलें अब बेच देते हैं। डी रिकग्निशन। डी रिकग्निशन यानी एसेट को बेच देना, बुक्स में से निकाल देना। बेच देना नहीं, बुक्स में से निकाल देना। अच्छा, डी रिकग्निशन में हम एसेट को जब बुक्स में से निकाल देंगे तो अगर बेच रहे हैं तो पैसा आ जाएगा। जितने का एसेट बुक्स में होगा जरूरी है उतने का बेचेंगे? नहीं, तो बेचते हुए हो सकता है प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो इसमें नंबर 1 बात ये कह लेते हैं कि कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, यानी कैरिंग अमाउंट का मतलब है कि कॉस्ट भी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दोनों को बुक्स में से निकाल देंगे। शैल बी डी रिकग्नाइज्ड, मतलब बुक्स में रिकग्नाइज था, बुक्स में लाना, डी रिकग्नाइज बुक्स में से निकालना। जब या तो बेच देंगे, सेल कह दें, या फिर बिल्कुल बेकार हो गया, मैं नो फर्दर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड, बिल्कुल फारे हो गया एसेट, तो भी फेंक देंगे, बुक्स में से निकाल देंगे। बेच देंगे तो भी बुक्स में से निकाल देंगे, और जब मजीद किसी काम का नहीं रह गया तो भी बुक्स में से निकाल देंगे। लेकिन स्टूडेंट को तो डिस्पोजल तो पढ़ के पता चल ही जाएगा, इसके बारे में क्लियरली कहा होगा अगर ऐसा करना हुआ तो। अगर ऐसा करना हुआ तो सवाल में क्लियरली कहा जाएगा, वरना डिस्पोजल तो पढ़ के पता चल ही जाएगा कि बेच दिया। तो एसेट को बुक्स में से निकाल देंगे जब बेच देंगे, या फिर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और अगर बेचेंगे तो कैश मिलेगा, तो फिर इस पे प्रॉफिट या लॉस भी आएगा। एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन डी रिकग्निशन
shall be recognized in P&L, यानी जब इसको बेचेंगे तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो फिर P&L में जाएगा। लॉस ऑन डिस्पोजल होगा, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल होगा, P&L में जाएगा। हाँ जी, नहीं महंगा बेच दे। हाँ, जितनी बुक वैल्यू है उससे महंगा बेच दे। नहीं, कॉस्ट से महंगा तो मुश्किल ही है, बुक वैल्यू से महंगा। सवाल ये पूछा है कि गाड़ियां पाकिस्तान में जब बिकती हैं तो वो उससे भी महंगी बिक जाती हैं जितने की खरीदी थी, लेकिन डेप्रिसिएशन के फार्मूले में जो आरवी हम यूज करते हैं वो कौन सी होती है? वो ये होती है कि फ्यूचर में कितने का बिकेगा, नहीं उस वक्त के प्राइस लेवल होते हैं। तो उस वक्त के प्राइस लेवल वाली आरवी थोड़ी महंगी होगी। अच्छा, याद आया, एक पॉइंट था जो मैंने कहा था एस्टीमेट चेंज के बाद बताऊंगा। डेप्रिसिएशन के कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, उन पे आइएगा। इनमें पॉइंट लिखवाया था कि हो सकता है कि एसेट की आरवी उसकी बुक वैल्यू से ऊपर निकल जाए, हो सकता है। जैसे एक एसेट था, उसकी कॉस्ट थी 100 और डेप्रिशिएट 10 होता, ये रह गया 70। और अब इसकी हालात मार्केट में बदलने की वजह से 3 साल गुजरने के बाद इसकी आरवी रिवाइज होके 75 बन गई। हो सकता है ऐसा, हो सकता है मॉडल चेंज हो गया हो, इंपोर्ट्स बंद हो गई हो, मुल्क की हालात कुछ ऐसे बदल गए हो कि इस एसेट की डिमांड बहुत बढ़ गई हो। तो ऐसा हो सकता है कि एट अ पॉइंट इन टाइम आरवी बहुत बढ़ जाए। अब ये एस्टीमेट रिवाइज हो गया कि नहीं हो गया, तो अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालें? चौथे साल की डेप्रिसिएशन कैसे निकालें? हो गई ना 70 बुक वैल्यू। अब चौथे साल की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? 70 माइनस 75 ओवर मीनिंग लाइफ कर दी ना, माइनस 70 आ गई। आरवी पहले नहीं थी, अब 75 है, तो एस्टीमेट रिवाइज हो गया। अब एस्टीमेट जब रिवाइज होता है तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं? बुक वैल्यू। तो बुक अगर स्ट्रेट लाइन है तो बुक वैल्यू माइनस नई आरवी डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। तो फिर हाँ जी, डेप्रिसिएशन इनकम बनानी शुरू कर देंगे। नहीं तो उसमें अंग्रेजी पढ़ लें, डेप्रिसिएशन चार्ज करना रोक देंगे। अगर कभी कुछ हालात ऐसे हुए कि आरवी रिवाइज होके इतनी बढ़ गई कि बुक वैल्यू से आगे चलेगी, तो बस फिर डेप्रिसिएट करना रोक देंगे। जब कल को दोबारा औकात पे वापस आ जाएगी फिर करना शुरू कर देंगे डेप्रिशिएट। ये लिखाया था उस दिन मैंने, लिखवाया था कि अगर कभी आरवी बुक वैल्यू से बढ़ जाए तो हम डेप्रिसिएशन रोक देंगे तब तक जब तक वो वापस नीचे नहीं आ जाती। ये था उस दिन पॉइंट जो मैंने कहा था एस्टीमेट चेंज के बाद बताऊंगा। अच्छा, अगर आपको सवाल में डबल एंट्रीज करनी पड़ी तो फिर इसकी कोई डबल एंट्री भी होनी चाहिए। डी रिकग्निशन करने की फिर एंट्री भी होनी चाहिए। एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट हो जाएगा और देखना पड़ेगा कि एसेट अकाउंट कैसे बन रहा था। अगर एक्यूमुलेटेड का अकाउंट सेपरेटली था, यानी अगर एसेट मेंटेन हो रहा था, ग्रॉस अमाउंट पे, तो क्या एंट्री होगी? और अगर एसेट मेंटेन हो रहा था नेट बुक वैल्यू पे, तो क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है? जाते जाते बताते जा यार, डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है? इन हालात में
ठीक है, शाबाश जाओ। हाँ जी, इधर डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्री बताई थी ना, तो भी ऐसे दो शाखें बनाई थी। अगर एक्यूमुलेटेड का अकाउंट अलग मेंटेन होता है तो फिर एसेट ग्रॉस अमाउंट पे आ रहा होता है, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और अगर एसेट नेट बुक वैल्यू पे बन रहा हो तो डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। तो डिस्पोजल की क्या अकाउंटिंग होगी डिपेंड करता है कि डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग क्या हो रही थी। अगर एसेट नेट बुक वैल्यू पे बन रहा था तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट आ रहा था नहीं, तो कैश डेबिट और एसेट ही क्रेडिट। एसेट कितनी अमाउंट से? नेट बुक वैल्यू। कैश कितनी अमाउंट से? जितने का हम बेच रहे हैं। और इन दोनों में से जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट या लॉस में चला जाएगा। लॉस है तो लॉस ऑन डिस्पोजल हो जाएगा, और गेन है तो प्रॉफिट या गेन ऑन डिस्पोजल हो जाएगा। अच्छा, असल में ना ये एंट्री नहीं होती। असल में 3-4 एंट्रीज होती हैं। असल में एक डिस्पोजल अकाउंट बनाया जाता है। असल में इसकी जगह पहले एक डिस्पोजल अकाउंट बनता है। एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, कैश डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, फिर डिस्पोजल अकाउंट से गेन लॉस निकलता है, वो पीएनएल में जाता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में एंट्रीज मांगी जा रही हैं तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है। असल में एंट्रीज डिफरेंट है, उनमें डिस्पोजल भी इन्वॉल्व हो रहा होता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंट्री कंपाउंड काफी है। और इन दोनों में से कोई एक ही होगा जो कि बैलेंस करने से पता चलेगा। असल में एक डिस्पोजल अकाउंट भी होता है, लेकिन कंपाउंड एंट्री अगर एंट्रीज मांगी गई हैं तो ये एंट्री काफी। और अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से बनता है तो फिर कैश डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डेबिट, और एसेट क्रेडिट। और अब एसेट कितने से क्रेडिट? नेट बुक वैल्यू से नहीं, वो ग्रॉस अमाउंट से, जो कि या तो कॉस्ट होगी या जब रीवैल्यूएशन मॉडल पढ़ लेंगे तो वो रीवैल्यूड अमाउंट हुआ करेगी। एक्यूमुलेटेड कितने से डेबिट? जो उस वक्त तक एक्यूमुलेटेड हो चुकी है। अब इसको बैलेंस किया जाएगा, या तो लॉस होगा या गेन होगा। तो अगर आपसे डिस्पोजल की एंट्रीज मांगी जाएं तो ये एंट्रीज है। फिर बता रहा हूं, असल में ये एंट्री नहीं होती। असल में 4 एंट्रीज होती हैं, वो असल वाली भी दिखाता हूं। डिस्पोजल डेबिट होता है, एसेट क्रेडिट हो जाता है, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होती है, डिस्पोजल क्रेडिट हो जाता है, फिर कैश डेबिट होता है, डिस्पोजल क्रेडिट हो जाता है, और फिर डिस्पोजल डेबिट होता है और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल क्रेडिट हो जाता है। असल में ये होता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे टाइम जाया करने की बजाय यही काफी। तो असल में ये हो रहा होता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी। ये हो गई ये डिस्पोजल की अकाउंटिंग एंट्रीज। एंट्रीज नोट करें तो फिर आगे एक और बात बताते हैं। एंट्रीज एंट्रीज नोटेड।
अच्छा, अब डी रिकग्निशन में ही हूं, चाहे इसको पॉइंट नंबर 3 कहते हैं जो लिख रहा हूं, या वैसे ही एक पॉइंट लिख लें, वैसे ही एक नोट लिख लें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें। डी रिकग्निशन ही में हूं मैं। इन केस ऑफ मेजर पार्ट रिप्लेसमेंट, इन केस ऑफ मेजर पार्ट रिप्लेसमेंट, अच्छा इसी तरह की एक बात ना मैंने आपको रिकग्निशन में लिखवाई थी, और ये कहा था कि जब डी रिकग्निशन पढ़ाऊंगा तो उसको दोबारा डिस्कस करूंगा। तो इन केस ऑफ मेजर पार्ट रिप्लेसमेंट पहले ये बताया था कि नए पार्ट को कैपिटलाइज कर लेंगे। अब बता रहा हूं इन केस ऑफ मेजर पार्ट रिप्लेसमेंट कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्ट या रिप्लेस्ड पार्ट, फिर से इन केस ऑफ मेजर पार्ट रिप्लेसमेंट कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्ट shall be derecognized, shall be derecognized। इस पॉइंट के लिए सवाल लिखे जी। ओल्ड पार्ट को निकाल देंगे, नया पार्ट ऐड हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये shall be derecognized मतलब ये काम करेंगे। वो देखते हैं, सवाल लिखे है जी, सवाल लिखें। A plant was purchased and installed. A plant was purchased and installed. A plant was purchased and installed on 1st January 2018, 1st January 2018. Initially estimated useful life. Initially estimated useful life. दस साल, 10 years। कॉस्ट बता दी प्लांट की। प्लांट की कॉस्ट थी 12 लाख। स्ट्रेट लाइन मेथड, अच्छा आपके पूरे कोर्स में ना सबसे ज्यादा टाइम इस चैप्टर पे लगना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत ही सारी चीजें। क्या लिखवाया? स्ट्रेट लाइन मेथड है, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। On 1st January 21, on 1st January 21, as a result of major breakdown, certain parts were damaged, and replaced with new parts for बल्कि for रहने दें, replaced with new parts। Old parts had a cost of 140,000, 1,40,000। ये जो 12 लाख का प्लांट था ना, तो उसमें एक 40 के ये पार्ट्स थे।
and were disposed of कबाड़िए को बेच दिए फिर फॉर 16,000 रुपए, फॉर 16,000 रुपए, 16,000. Cost of new parts was 2,10,000 to 10,000. This part replacement did not result in any change in useful life. Did not result in any change in useful life. बल्कि सवाल लंबा हो जाएगा, कल करता हूँ मैं इसको इंशाल्लाह क्लास में. ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़.